नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में बात करेंगे समाजवादी गढ़ में योगी की दहाड़ की। साथ ही आपको बताएंगे योगी कैसे मिशन पश्चिम से मिशन 350 को साधने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। आपको बताएंगे कि कैसे देवभूमि को अभिमान बनाकर सीएम धामी पहाड़ को फतेह करने के अभियान में जुटे हैं। लेकिन महासमर में सबसे पहले बात होगी योगी के मिशन 350 की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन 350 को लेकर समाजवादी गढ़ में हुंकार भरी। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई तो विपक्ष को भी निशाने पर ले लिया। सीएम योगी मिशन पश्चिम पर हैं, तो ऐसे में कानून व्यवस्था के साथ तमाम चुनौतियां भी हैं और फिर भी इन चुनौतियों के पार अपने मिशन को पूरा करने में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। देखिए। समाजवादी गढ़ में सीएम की दहाड़। समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। विपक्ष पर वार, निशाने पर परिवार। पहले नौकरी निकलती थी और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। सीएम के शंखनाद से सधेंगे समीकरण। ये बदला हुआ प्रदेश आज इसीलिए विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ा है। 22 के महासमर के लिए सीएम योगी मिशन पश्चिम पर हैं, जहां वो बीजेपी के मिशन 350 को फतेह करने के प्लान में जुटे हैं। ऐसे में सीएम की नजर उन सीटों पर है जो विपक्ष का गढ़ रही हैं। सीएम बदायूं शाहजहांपुर में रहे, हालांकि इन दोनों जिलों की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन मिशन 350 के लिए एक सीट जरूरी है। पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी। पिछली सरकारें किसानों को दी जाने वाली मदद में कोई सहयोग नहीं करती थी। सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष है तो बताने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था। इसी हथियार से वो विरोधियों को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। फिर भी योगी उन समीकरणों को भी साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था और प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बदायूं की जिस सहसवान सीट पर सीएम ने जनसभा को संबोधित किया है, इसी सीट पर बीजेपी को पिछले चुनाव में मात मिली थी। सहसवान सीट पर हमेशा समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। मोदी लहर के बावजूद भी एसपी ने सहसवान में जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने सहसवान सीट पर इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार शकील आलम सैफी को महज 1% वोट मिले थे। बीजेपी के इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से सैफी मीडिया की सुर्खियों में बन गए थे। अब की बार बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए इस सीट पर मोर्चा खुद सीएम योगी ने संभाला है। देश के अंदर पेशेवर अपराधी और सत्ता के संरक्षण में अपराध पलने वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 2017 का विधानसभा चुनाव ही नहीं, इससे पहले भी एसपी के इस अभेद्य किले को कोई भी विरोधी फतेह नहीं कर पाया। 1993 से एसपी का इस सीट पर दबदबा रहा है। एसपी के मीर मजहर अली ने ओमकार सिंह को चुनाव हराया था। ओमकार सिंह यादव 1991 में पहली बार जनता दल से विधायक बने थे। 1993 में हार के बाद ओमकार सिंह ने एसपी का दामन थामा। इसके बाद 1997, 2002, 2012 और 2017 तक जीतते चले गए। दिलचस्प बात यह भी है कि सहसवान सीट पर बीजेपी 1996 के बाद से अब तक दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच पाई है। समाजवाद के इस गढ़ में बीजेपी का परचम अब योगी के हाथ में है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी, योगी है तो जीत मुमकिन है। भाइयों बहनों,
सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट भी है। शाहजहांपुर की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन जलालाबाद पर जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं है। यहां 2017 में एसपी के शरदबीर सिंह चुनाव जीते थे। बीजेपी के मनोज कश्यप तीसरे स्थान पर रहे थे। 2007 और 2012 के चुनाव में यहां बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब बीजेपी के सामने जलालाबाद को जीतने की बड़ी चुनौती होगी। सीएम योगी के साथ इस सीट पर जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना के कंधों पर जीत दिलाने का दारोमदार होगा। ऐसे में ये तिकड़ी जो भी कमाल कर पाएगी वो बीजेपी के लिए बड़ा मौका होगा। टीम न्यूज स्टेट। और बदायूं क्यों बीजेपी के लिए चुनौती है? क्या है बीजेपी के यहां कभी टक्कर में नहीं आने की वजह? सहसवान सीट पर बीजेपी कभी टक्कर में दरअसल नहीं रही थी और एक बड़ा कारण इसके पीछे भी है। तो 1993 से सहसवान सीट लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में रही। 1996 में मुलायम भी सहसवान से जीत दर्ज कर चुके हैं। बदायूं में 19 में से करीब 8 लाख यादव और मुस्लिम वोटर हैं जो समाजवादी पार्टी के मुफीद माने जाते हैं। और बीजेपी की नजर गैर मुस्लिम यादव फैक्टर पर है। जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। अमित शाह चाहे पीएम नरेंद्र मोदी जी, चाहे इसके ऊपर भी कोई उनके साथ आदमी हो, इस बार जनता के हर वर्ग धर्म के लोगों ने मन बनाया है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। किसी के आने का कोई प्रभाव नहीं। तो बीएसपी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि एसपी बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। देखिए। भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है। तो बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने अपने चुनावी अभियान की थीम सामने रखी है। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी ने आध्यात्म, संस्कृति, विकास और युवाओं के साथ साथ इनके साथ से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला मंच पर सबके सामने रखा। धामी का देवभूमि के विकास का संकल्प। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड बनेगी आध्यात्मिक स्थली। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देवभूमि के विकास का संकल्प लेकर सीएम धामी उत्तराखंड में 22 के महासमर को फतेह करने की तैयारी में हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने आध्यात्म और धर्म की राह से सत्ता की मंजिल को पाने के प्लान को सामने रखा। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा।
सीएम धामी सत्ता को दोहराने की चुनौती पर छोटे से कार्यकाल के साथ खड़े हैं। धामी के सामने वो सब चुनौतियां हैं जिनको विपक्ष उठा रहा है। पिछले मुख्यमंत्रियों से ये चुनौतियां धामी को विरासत में मिली हैं। फिर भी धामी धर्म में नहीं, वर्दीधारियों के जरिए भी उत्तराखंड को साधने का प्रण ले चुके हैं। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूँ। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, इसको लेकर संवेदनशील हूं। सीएम धामी की कोशिश है पहाड़ को फतेह करने के लिए हर वर्ग को साथ रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा चुनावी जीत का अभियान अधूरा न रह जाए, इसके लिए वो हर वर्ग से सीधे जुड़ने की कवायद में हैं। मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मौका चाहे उत्तराखंड के स्थापना दिवस का हो, लेकिन मंच से बोल रहे धामी की राधे देवभूमि को अभिमान बनाकर चुनावी जीत के अभियान को पूरा करने का है। टीम न्यूज स्टेट। और सीएम धामी के संबोधन की 5 बड़ी बातें जो इशारा करती हैं धामी का संबोधन एक अभियान है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनेगा, हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़ा जाएगा। सरकारी विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। गेस्ट टीचर्स, ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने का भी जिक्र मिला है। और टीचर्स का वेतन 15 से 25,000 रुपए किया गया है। और इसी के साथ महासमर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।